फ्रेंड, अब हम लोगों ने डेनिस पढ़ लिया था। अब उसके बाद बारी है फ्रेंच की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रेंच थे ये लास्ट यूरोपियन थे जो कि इंडिया आए थे, और ये मतलब जो इनका मेन पर्पस था वो ट्रेड ही करना था, यानी कॉमर्शियल पर्पस से इंडिया आए थे। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंच के बारे में। देखिए, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये फॉर्म हुई थी कोलबर्ट से, यानी कि कोलबर्ट जो था वो फ्रेंच मिनिस्टर था। कोलबर्ट वो लुइस 14 कोलबर्ट जो था वो फ्रेंच मिनिस्टर था, वो लुइस 14 के अंडर काम करता था। उसके सपोर्ट से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई 1664 में अंडर स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट पैट्रोनेज का मतलब होता है कि सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी कोई किंग या स्टेट प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो स्टेट पैट्रोनेज की मदद से 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। और किसकी मदद से फॉर्म हुई? कोलबर्ट उस समय का मिनिस्टर था, वही इनकरेज किया राजा को कि आप बनाइए। फिर उसके बाद मतलब ये फॉर्म हुई। फिर उसके बाद एक एक्सपीडिशन भेजा गया, यानी कि एक ऐसे ट्रेवल या फिर मतलब भेजे गए देखने के लिए अंडर फ्रैंकोइस कैरॉन। इस बार फ्रैंकोइस कैरॉन जो कि मतलब उसमें फ्रैंकोइस कैरॉन के बारे में अभी देखते हैं। ये भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। इसी के अंडर भेजा गया 1667 में एक एक्सपीडिशन। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों का क्या है। 3 लोग थे। कौन कौन? पहले पे देखेंगे लुइस 14 जो कि राजा था वहाँ का, इसी ने मदद किया। इसको लुइस द ग्रेट भी बोला जाता है। लुइस द ग्रेट भी बोला जाता है। ये जो था इस लुइस 14 इसने 1643 से 1715 अपने मरने तक फ्रेंच पे क्या किया था? रूल किया था। इसी के अंडर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, इसी की मदद से। तो ये मतलब लॉन्गेस्ट ट्रेन है ये 1643 से लेकर 1715 तक। ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है किसी भी यूरोपियन रूलर का यूरोप में। फिर दूसरे नंबर पर है कोलबर्ट क्या था? ये फ्रेंच मिनिस्टर था। किसके अंडर? लुइस 14 के अंदर ये क्या था? फ्रेंच मिनिस्टर था। फिर तीसरे पे है कैरॉन। इसने पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 30 इयर्स के लिए पहले सर्व किया था। फिर उसके बाद ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गया, तो इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व करना शुरू कर दिया था। अब हम लोग फिर से देखते हैं। तो ये फोटो देखिए पहले। तो ये जो है ये कोलबर्ट है मिनिस्टर। ये जो दूसरी फोटो देख रहे हैं ये कैरॉन की है। और ये जो तीसरी फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है वहाँ का किंग लुइस 14 ये वहाँ का किंग है। अब पढ़ते हैं फिर आगे। फिर फ्रैंकोइस कैरॉन की सपोर्ट से फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो कहाँ एस्टेब्लिश हुई? सूरत में। इसमें 1668 में फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश हुई। जो सेकेंड फैक्ट्री थी वो एस्टेब्लिश हुई मसूलीपट्टनम में 1669 में सेकेंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में हुई। और इसी के साथ जो सेकेंड फैक्ट्री थी या सेकेंड ट्रेडिंग सेंटर जो मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश हुआ, इसी के साथ पौंडीचेरी का क्या फाउंडेशन पड़ गई, यानी कि उसकी पौंडीचेरी की नींव पड़ गई। अब पौंडीचेरी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो 1674 कौन सा ईयर? 1674 में जो थे फ्रेंच ने पौंडीचेरी को हासिल किया। फ्रेंच ने जो था वो पौंडीचेरी को किससे हासिल किया? बीजापुर के जो उस समय सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान ने फ्रेंच को
पौंडीचेरी दे दिया। और इन्होंने पाया कि जो पौंडीचेरी है ये बहुत ही मतलब थ्राइविंग सिटी था, यानी कि फलता फूलता राज्य था, शहर था। फिर इसके बाद इन्होंने अपना वहाँ पे बेस बनाया फ्रेंच ने पौंडीचेरी में, और एक इसको मजबूत किले की तरह, यानी कि मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक मजबूत बेस बना दिया पौंडीचेरी का इसको। और मतलब ये पौंडीचेरी को कभी भी इन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अब देखते हैं फिर आगे। अब बंगाल में वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं, तो बंगाल में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई चंदेर नगर में, चंदेर नगर नियर कलकत्ता 1690 to 1692। इस दौरान इन्होंने चंदेर नगर में अपनी एक फैक्ट्री बनाई। अब देखिए क्या था कि जब फ्रेंच थे, डच थे और ब्रिटेन, इन तीनों में आपस में लड़ाई चलती रहती थी। ठीक, देखते हैं यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्या होता था। देखिए कौन थे, सॉरी, हाँ देखिए फ्रेंच थे, डच थे और ब्रिटेन। फ्रेंच, डच और ब्रिटेन, इन तीनों में वर्ष आपस में लड़ाई चलती रहती थी। फ्रेंच में, डच में, ब्रिटेन कभी फ्रेंच डच के साथ लड़ता, कभी फ्रेंच ब्रिटेन के साथ लड़ता। यही लड़ाई चलती रहती थी इन लोगों की आपस में। अब देखिए फ्रेंच और डच, इसका फ्रेंच और डच के बीच वॉर हुए थे। इन लोगों की मतलब ये तीनों बहुत ही, इंडिया उस समय क्या था कि एक पूरा मतलब ऐसा रीजन बन गया था जहाँ की वॉर कभी भी हो सकते थे। फ्रेंच, डच, ब्रिटेन तीनों उस समय थे तो कभी भी वॉर हो सकते थे फ्रेंच और डच के बीच या फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच, पूरा हॉस्टाइल रीजन हो गया था। तो फ्रेंच और डच का जो पहला वॉर हुआ था वो 1690 में हुआ। 1690 में हुआ। फिर अगेन, यानी कि फिर इसके बाद 1721 में भी, 1721 में फिर इन दोनों वापस लड़े। ये जो 1690 है, 1690, इसको जरा याद रख रहिएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फ्रेंच और ब्रिटेन की भी लड़ाई हुई। कब? एक 1742 में लड़ाई हुई, 1742। फिर उसके बाद 1766 में लड़ाई हुई, 1742 एंड 1766 में लड़ाई हुई। अब देखते हैं, देखिए 1690 वाला बोले थे, याद रखिएगा। 1690 में फ्रेंच और डच की लड़ाई हुई, तो उसमें क्या हुआ कि जो डच थे, उन्होंने पौंडीचेरी, जो उनका फ्रेंच का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसके बाद उन लोग के बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई, और उसके तहत फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण वही था, फ्रांस ने 1697 में उसे वापस ले लिया। ठीक, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। अब देखिए फ्रेंच कंपनी फिर उसके बाद कहाँ ओपन हुई, अभी इसको हम लोग मैप में भी समझेंगे। फ्रेंच जो कंपनी थी वो ओपन हुई मॉरिशस में 1721 में, मॉरिशस दूसरी जगह माहे 1725, माहे मालाबार कोस्ट में है, तो वहाँ पर 1725 में। फिर करिकाल 1739। ये मैप में देखिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ उनकी फैक्ट्री थी, तो उन्हें बता चुके हैं, चंदेर नगर में थी। फिर माहे मालाबार कोस्ट में जो फैक्ट्री थी वो थी, और ये यनाउन, यहाँ पे भी फैक्ट्री थी। ये पौंडीचेरी उनका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड, और ये करिकाल में भी उनकी फैक्ट्री थी। कब से कब इनका फ्रेंच इंडिया रहा है, देखिए 1815 से लेके 1954 तक उनका क्या फ्रेंच इंडिया रहा है, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में। अब देखते हैं कि मतलब फ्रेंच जो था, अब इतना सब होता गया फ्रेंच, यानी कि जो लड़ाई हुई फ्रेंच की डच से, फिर फ्रेंच की ब्रिटेन से, तो उसकी फ्रेंच की आर्मी पूरी तरह क्या हुई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। यानी कि फ्रेंच का जो पूरा वो जो साम्राज्य था धीरे धीरे खत्म होने लगा था इंडिया में। तो एक बैटल हुआ जिसका नाम बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस। हम लोग जो सबसे फर्स्ट वीडियो है इंपॉर्टेंट बैटल्स, उसमें देख लीजिएगा, हम लोग सारे बैटल्स के बारे में बताए हुए हैं। तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस हुआ, कब हुआ, 1760 में। इसमें क्या हुआ, फ्रेंच जो था वो बुरी तरह डिफीट हो गया इंग्लिश से।
यह इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच जो डिफीट हुआ इंग्लिश से बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस में। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखिएगा। पौंडीचेरी कौन इस्टेब्लिश किया है? फ्रांसिस मार्टिन 1673 में। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश किया है। दो गवर्नर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिया में थे, लेनोइस एंड डूमास। इन्होंने पूरा फ्रेंच पावर को 1720 से 1742 में रिवाइव किया था, क्योंकि यही पूरा वॉर पीरियड था। इसी में उन्होंने गवर्नर लेनोइस एंड डूमास ने फ्रेंच पावर को रिवाइव किया। ये मैप देखिए। पहले तो फ्रेंच क्या था कि सूरत में भी हुआ करता था, पहले जो फ्रेंच था वो सूरत में भी हुआ करता था, फिर इधर भी उसने हासिल किया था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई तो फ्रेंच का पूरा घट गया, और सो सिर्फ जो आप ये देख रहे होंगे मैप में, सिर्फ इतने में ही क्या रह गया, सिमट के रह गया। और इधर पूरा ब्रिटिश राज था, यानी कि ब्रिटेन से बहुत बार हारा। ठीक फ्रेंड, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वापस आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।